शहर के एक हिस्से में ऊंचे स्तंभ पर हैप्पी प्रिंस की मूर्ति स्थापित थी। पूरी मूर्ति सोने की पतली परतों से ढकी हुई थी। मूर्ति एक राजकुमार की थी जिसने एक हाथ में तलवार पकड़ी हुई थी। मूर्ति की आंखें नीलम की बनी हुई थी और कमर से लटकती तलवार पर एक बड़ा लाल रूबी। एक रात शहर के ऊपर से एक छोटा स्वालो पक्षी उड़ता हुआ गुजर रहा था। उस चिड़िया के दोस्त 6 हफ्ते पहले ही इजिप्ट के लिए उड़ चुके थे। तब इसने रुकने की सोची थी, पर अब ये भी इजिप्ट की तरफ उड़ रहा था। दिन भर उड़ने के बाद रात में वो शहर पहुंचा था, हैप्पी प्रिंस के शहर। कहाँ रुकूं? उसने कहा। उम्मीद है कि शहर ने तैयारियां कर ली हैं। फिर उसे एक ऊंचे स्तंभ पर कोई मूर्ति लगी दिखाई दी। ये द हैप्पी प्रिंस की मूर्ति थी। यहीं पर रात बिता लूंगा, मूर्ति देख उसने कहा। ठीक जगह है, खूब हवा भी है। और फिर वो हैप्पी प्रिंस की मूर्ति की टांगों के ठीक बीच में उतर कर आ गया। मेरे तो सोने की जगह ही सोने की है, उसने चारों ओर नजरें दौड़ाकर हल्की आवाज में खुद से कहा। फिर सोने की तैयारी करने लगा। पर जब वो अपने पंखों के नीचे अपना सिर रखने ही वाला था कि एक बड़ी सी बूंद उस पर आ गिरी। अरे, वो बोला, एक भी बादल का टुकड़ा नहीं, साफ तारों वाला आसमान, फिर कहां से बारिश? ऐसी मूर्ति का क्या काम अगर ये बारिश से नहीं बचा सकती? वो बोला, कोई चिमनी खोजनी होगी। और उसने उड़ जाने का मन बना ही लिया, पर उसके पंख खुलने से पहले ही एक दूसरी बूंद उस पर आ गिरी। उसने ऊपर की ओर नजरें की और देखा, ओ, ये क्या? हैप्पी प्रिंस की मूर्ति की आंखें आंसुओं से तर थी। उसके सुनहरे गालों पर से आंसू नीचे बह रहे थे। उसका चेहरा चांदनी में इतना सुंदर दिख रहा था कि छोटे से पक्षी को उस पर दया आ गई। उसने हैप्पी प्रिंस के कंधे पर जाकर कहा, तुम कौन हो? मैं हैप्पी प्रिंस हूं। फिर तुम रो क्यों रहे हो? पक्षी ने पूछा। तुमने तो मुझे भिगो ही दिया। जब मैं जिंदा था और मेरे अंदर एक इंसानी दिल था, मूर्ति ने जवाब दिया। मुझे नहीं पता था कि आंसू क्या चीज है, क्योंकि मैं तो महल में रहता था जहां दुख दर्द को कभी आने नहीं दिया जाता। मेरे दरबारी मुझे हैप्पी प्रिंस कहा करते थे और मैं सचमुच में हैप्पी प्रिंस था। उसी तरह मैं जिया और उसी तरह मेरी मौत हो गई। और अब जब मैं मर चुका हूं, उन लोगों ने मुझे यहाँ इतनी ऊंचाई पर रख दिया है कि मैं अपने शहर की सारी गंदगी, दुख, गरीबी, सब कुछ, सारी पीड़ा देख सकता हूँ। हालांकि मेरा दिल लेड से बना है, फिर भी मैं रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। क्या ये ठोस सोने की बनी मूर्ति नहीं है? पक्षी खुद से बोला, क्योंकि वो इतना समझदार था कि उसने कोई बात मूर्ति के बारे में उसके सामने नहीं की। बहुत दूर, मूर्ति ने अपनी धीमी धीमी आवाज में कहना जारी रखा, दूर एक छोटी तंग गली में एक गरीब का घर है। उस घर की एक खिड़की खुली है और उसमें से एक औरत को मेज पर बैठे देख सकता हूँ। उसका चेहरा पतला और सिकुड़ा है। उसके हाथ भद्दे और लाल हैं। वो सुई से बिंधे हुए हैं क्योंकि वो एक दर्जिन है। वो एक सैटिन से बने गाउन पर फूल काट रही है जो रानी की कोई जानने वाली का है। वो जानने वाली ये गाउन अगले रॉयल डांस में पहनेगी। कमरे के कोने में उस औरत का एक छोटा सा बच्चा बीमार पड़ा है। उसे बुखार है और वो अपनी माँ से संतरे की मांग कर रहा है। माँ के पास नदी का पानी देने के अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए बच्चा रो रहा है। प्यारे पक्षी, क्या तुम उसके पास मेरी तलवार से निकाल कर रूबी नहीं पहुंचा दोगे? मेरी टांगें तो इस स्तंभ से बंधी हैं और मैं हिल भी नहीं सकता। इजिप्ट में मेरा इंतजार किया जा रहा है, पक्षी बोला। मेरे दोस्त नील नदी पर उड़ रहे हैं और बड़े कमल के फूलों से बातें कर रहे हैं। जल्दी वो सोने चले जाएंगे। प्रिंस ने पक्षी से कहा कि वो बस एक रात रुक जाए और उसका ये काम बस कर दे। वो बच्चा इतना प्यासा है और उसकी माँ कितनी उदास है। प्रिंस बोला, मुझे बच्चे नहीं पसंद, पक्षी ने जवाब दिया। मैं तो इजिप्ट जाना चाहता हूँ। पर हैप्पी प्रिंस इतना उदास दिखाई दिया कि छोटा पक्षी भी उदास हो गया। यहाँ तो बहुत ठंड है, वो छोटा पक्षी एक और बहाना देते हुए बोला। पर आखिरकार वो प्रिंस के पास एक रात रुकने को राजी हो गया और उसका मैसेंजर बन गया।
धन्यवाद छोटे पक्षी, प्रिंस बोला। पक्षी ने प्रिंस की तलवार से बड़ा रूबी निकालकर उसे चोंच में दबाकर शहर की छतों के ऊपर उड़ना शुरू कर दिया। वो गिरजाघर की मीनार के पास से गुजरा जिस पर सफ़ेद संगमरमर में नक्काशियाँ थीं। वो महल के पास से गुजरा और उसने डांस की तैयारियों का शोर सुना। एक सुंदर लड़की छत पर अपने प्रेमी के साथ आ गई। बस मेरी ड्रेस रॉयल डांस पर पहनने के लिए समय पर तैयार हो जाए, वो औरत बोल रही थी। मैंने उस पर फूल काटने को कह रखा है, पर ये दर्जनें भी बहुत आलसी होती है ना। छोटा पक्षी नदी के ऊपर से उड़ा। उसने शिप्स के ऊपर लाल टेनें लटकती देखी और आखिर में वो उस गरीब औरत के घर पहुंचा और उसने खिड़की से अंदर झांका। बच्चा अपने बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदल रहा था और उसकी माँ सो गई थी क्योंकि वो बहुत थकी थी। पक्षी अंदर फुदक कर चला गया और औरत की उंगली पर पहनने वाली कैप के बगल में मेज पर वो रूबी रख दिया। फिर वो हल्के से पलंग के ऊपर उड़ा और अपने पंखों से उसने बच्चे के माथे पर हवा की। बच्चे के माथे पर बल पड़ना थोड़ा कम हुआ और कुछ आराम सा महसूस हुआ उसे। अब तबीयत ठीक हो रही होगी, तभी आराम है, कहते कहते वो मीठी नींद में चला गया। इसके बाद पक्षी हैप्पी प्रिंस के पास वापस उड़कर आ गया और उसे बताया कि उसने क्या काम किया था। और अजीब बात यह है, वो पक्षी आगे बोलता, कि मैं काफ़ी गर्म महसूस कर रहा हूँ जबकि इतनी सर्दी है। इसकी वजह यह है कि तुमने एक नेक काम किया है, प्रिंस बोला। और छोटा पक्षी सोच में पड़ गया और सोचते सोचते फिर सो गया। बहुत सोचने पर छोटे पक्षी को हमेशा नींद आ जाती थी। जब दिन निकला तब छोटा पक्षी उड़कर नदी पर गया और नदी के पानी में नहाया। आज रात में इजिप्ट जाऊंगा, पक्षी बोला। उसके कहने में भी एक खुशी की झलक थी। पक्षी दिन भर शहर की सभी मशहूर चीज़ें घूमता रहा और फिर गिरजाघर यानी चर्च की छत पर बनी मीनार पर काफ़ी समय तक बैठा रहा। और जब चांद निकला तो वह उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास पहुंचा। क्या आप मुझसे इजिप्ट में कोई काम करवाना चाहते हैं? वो बोला। मैं यहाँ से बस जाना शुरू ही कर रहा हूँ। पक्षी पक्षी प्यारे पक्षी, प्रिंस बोला, क्या तुम मेरे पास एक और रात ठहर नहीं सकते? इजिप्ट में मेरा इंतज़ार हो रहा है, पक्षी ने जवाब दिया। पक्षी पक्षी छोटे पक्षी, प्रिंस बोला, शहर के दूर दराज कोने पर मुझे एक नौजवान अटारी में बैठा दिखाई दे रहा है। वो अपनी डेस्क के ऊपर पड़े कागज़ों पर झुका हुआ है और उसके बगल में रखे गिलास में मुरझाए नीले फूल का गुच्छा रखा है। उसके बाल भूरे और सख्त हैं और उसके होंठ अनार की तरह लाल हैं और उसकी आंखें बड़ी और उम्मीद से भरी हैं। वो थिएटर के डायरेक्टर के लिए एक नाटक खत्म करने में जुटा है, पर उसे इतनी ठंड लग रही है कि वो आगे लिख ही नहीं पा रहा। अंगीठी के ऊपर वाली जाली में कोई आग नहीं है और भूख की वजह से वो कमज़ोर हो गया है। मैं तुम्हारे साथ एक रात और ठहरूंगा, पक्षी बोला, जिसका दिल वास्तव में बहुत नेक था। पक्षी ने आगे पूछा, तो क्या मैं उस नाटक लिखने वाले के लिए दूसरा रूबी ले जाऊं? अफसोस, हैप्पी प्रिंस ने बोला, मेरे पास अब दूसरा रूबी नहीं है। मेरे पास अब मेरी आंखें बची हैं। ये दुर्लभ नीलमों से बनी हैं जिन्हें भारत से 1000 साल पहले लाया गया था। उसने पक्षी को आदेश दिया कि वो आंख की नील मणि निकाल ले और नाटककार को पहुंचा दे। वो इसे किसी जौहरी को बेच देगा और अपने लिए आग जलाने का सामान खरीद लेगा और फिर आराम से अपना नाटक पूरा कर लेगा। हैप्पी प्रिंस ने कहा, देखो प्रिंस, पक्षी बोला, मैं ये काम नहीं कर सकता। और इतना कहकर छोटा पक्षी रोने लगा। प्यारे पक्षी, प्रिंस बोला, वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। और फिर इसलिए पक्षी ने हैप्पी प्रिंस की आंखों से नीलम निकाल लिया और उस नाटककार की अटारी की ओर उड़ गया। यहाँ अंदर आना बहुत आसान था क्योंकि छत में पहले से ही एक छेद था। इस छेद से वो अंदर घुस गया और कमरे में पहुंच गया। नौजवान अपना सिर अपनी हथेलियों में रखे हुए था किसी उलझन में, और शायद इसी वजह से उसने पक्षी के पंखों की फड़फड़ाहट सुनी नहीं। और जब उसने नजरें ऊपर उठाई तो मुरझाए फूलों पर उसे एक सुंदर नील मणि दिखाई दिया। पहले तो वो नौजवान कुछ नहीं समझा और उस नीलम को उठाकर बस देखता रहा। फिर न जाने कैसे इस सोच पर पहुंचा कि लगता है अब मेरी कोई तारीफ करने लगा है। उसकी सांसें तेज होने लगी। ये नीलम भी किसी फैन ने दिया होगा। हाँ, अब मैं अपना नाटक पूरा कर सकता हूँ। नाटककार काफी खुश दिखाई दिया।
अगले दिन पक्षी बंदरगाह पहुंचा। वो एक शिप के डंके के सिर पर बैठ गया और नाव चलाने वालों को काम करते देखता रहा। मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, वो चिल्लाया, पर किसी नाव चलाने वाले ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। और जब चांद निकल आया तो वो हैप्पी प्रिंस के पास वापस पहुंच गया। मैं अब तुमसे विदा लेने आया हूँ, वो बोला। पक्षी पक्षी प्यारे पक्षी, प्रिंस ने फिर अपने उसी अंदाज में कहना शुरू किया। क्या तुम मेरे पास एक रात और नहीं ठहर सकते? ठंड आ गई है, पक्षी ने जवाब दिया, और जल्दी यहाँ पर बर्फ गिरने लगेगी। इजिप्ट में हरे ताड़ के पेड़ों पर सूरज की गर्मी है। वहाँ तो मगरमच्छ मिट्टी में पड़े रहते हैं और सुस्ती से चारों ओर देखते रहते हैं। नीचे उस चौकोर मैदान में हैप्पी प्रिंस कहने लगा, एक माचिस बेचने वाली लड़की खड़ी है। उसने अपनी माचिसें नाले में गिरा दी है और सारी माचिसें खराब हो गई हैं। उसके पिता उसे पीटेंगे अगर वो कुछ पैसे के बिना घर लौटती है। और अब वो लड़की बस रो रही है। उसकी टांगों में न जुराबे हैं ना ही जूते, और उसका सिर भी नंगा है। मेरी दूसरी आंख लो और उस लड़की को दे दो, फिर उसका पिता उसे नहीं मारेगा। मैं तुम्हारे पास एक रात और ठहरूंगा, पक्षी बोला, पर मैं तुम्हारी आंख नहीं नोच सकता, फिर तो तुम अंधे हो जाओगे। पक्षी पक्षी प्यारे पक्षी, प्रिंस बोला, मेरे आदेश का पालन करो। और फिर उसने प्रिंस की आंख का दूसरा नीलमणि भी निकाल लिया और छोटा पक्षी उसे लेकर उड़ गया। माचिस वाली लड़की के पास से वो गुजरा और उसकी हथेली पर वो नीलमणि रख दिया। ये कितना सुंदर शीशा है, छोटी लड़की बोली, और वो हंसती हुई घर की ओर दौड़ चली। फिर पक्षी प्रिंस के पास लौट आया। अब तुम अंधे हो गए हो, छोटा पक्षी बोला, कुछ उदास था। कुछ देर बाद उसने आगे कहा, अब मैं तुम्हारे पास हमेशा रहूंगा। नहीं छोटे पक्षी, हैप्पी प्रिंस ने कहा, तुम अब इजिप्ट जाओ। नहीं, छोटा पक्षी बोला, मैं हमेशा तुम्हारे ही पास रहूंगा। और इतना कहकर वो प्रिंस के पाँव के पास सो गया। दूसरा दिन सारा समय वो प्रिंस के कंधों पर सवार रहा और उसने अपनी उन अजनबी स्थानों के बारे में कहानियां सुनानी शुरू की जो जो उसने उड़ते हुए देखा था। प्यारे पक्षी, राजकुमार ने कहा, तुम मुझे बहुत हैरानी वाली बातें बता रहे हो, लेकिन लोगों की परेशानियां किसी भी दूसरी बात से ज्यादा हैरानी की बातें हैं। कोई भी राज इतना बड़ा नहीं है जितना कि गरीबी का राज। मेरे शहर के ऊपर से उड़ो छोटे पक्षी, और जो तुम वहां देखो वो मुझे बताओ। अब छोटा पक्षी उस बड़े शहर के ऊपर उड़ा और उसने कुछ लोगों को अपने सुंदर घरों में मौज मस्ती करते देखा, जबकि भिखारी उन्हीं घरों के दरवाजों पर बैठे हुए थे। जब छोटा पक्षी अंधेरी गलियों में उड़कर गया और उसने भूखे बच्चों के सूखे चेहरों को देखा जो एक टक अंधेरी सड़कों को निहार रहे थे। पुल के नीचे दो छोटे बच्चे एक दूसरे की बाहों में लिपटे पड़े थे ताकि गर्मी महसूस कर सके। हमें बहुत भूख लगी है, वो बोले। यहाँ मत लेटो, पहरेदार चिल्लाया, और वो बच्चे बारिश में ही बाहर निकाल दिए गए। इसके बाद वो छोटा पक्षी लौटा और उसने प्रिंस को ये सब कुछ बताया जो जो उसने देखा। मेरा शरीर सोने के पत्थर से ढका हुआ है, प्रिंस बोला। तुम इसे पत्ता पत्ता करके निकाल लो और उन्हें गरीबों में बांट दो। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि ये सोना उन्हें खुशी दे सकता है, हैप्पी प्रिंस ने पक्षी को कहा। और पक्षी ने टुकड़े टुकड़े पत्थर उखाड़ लिए और ऐसा करते करते उसने दिन ब दिन हर सोने का पत्थर गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। और अब एक ऐसा समय आ गया जब प्रिंस नीरस और काला दिखने लगा था। सोना जाकर उस छोटे पक्षी ने गरीबों में बांटा, जैसा कि हैप्पी प्रिंस ने कहा था, और बच्चों के चेहरे गुलाबी हो गए। वो सड़क पर हंसने खेलने लगे। अब हमारे पास खाना है, वो चहकने लगे थे। कुछ दिन बाद बर्फ गिरने लगी और बर्फ के बाद बर्फीला तूफान आया। सड़कें ऐसी दिखने लगी मानो वो चांदी से बनी हो। हर आदमी ऊनी कपड़े पहनकर घूमने लगा और छोटे छोटे बच्चों ने लाल रंग की टोपियां पहनी और वो बर्फ पर स्केटिंग करने लगे।
बेचारे छोटे पक्षी को बहुत ठंड लगी, पर उसने प्रिंस का साथ नहीं छोड़ा। पक्षी उसे इतना प्यार जो करने लगा था। जब रोटी पकाने वाले दूसरी ओर देख रहे होते तो पक्षी उनके दरवाजे के बाहर पड़े रोटी के टुकड़े उठा लेता और अपने पंखों को फड़फड़ा कर खुद को गर्म करने की कोशिश करता। पर इतना सब करने के बावजूद सर्दी के एक दिन उसे पता चल गया था कि छोटे पक्षी का वक्त आ गया है। अलविदा प्यारे प्रिंस, छोटा पक्षी बुदबुदाया। क्या तुम मुझे अपना हाथ छूने दोगे? मुझे खुशी है कि तुम अब इजिप्ट जा रहे हो छोटे पक्षी, प्रिंस बोला। हमेशा की तरह तुम यहाँ बहुत लंबे समय तक ठहरे, पर तुम मुझे होठों से छू लो क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं इजिप्ट नहीं जा रहा, पक्षी बोला। मैं तो भगवान के घर जा रहा हूँ। मौत नींद का भाई होता है ना? और फिर उस पक्षी ने प्रिंस के होठों को छुआ और उसके पैरों पर गिर गया। ठीक उसी वक्त एक अजीब टूटने की आवाज़ मूर्ति के अंदर से आई, मानो कोई चीज़ टूट गई हो। बात यह थी कि प्रिंस का लेड का बना दिल बीच से टूट चुका। शायद भयानक ठंड से ऐसा हुआ, या शायद कुछ और वजह थी। दूसरी सुबह तड़के ही शहर का मेयर कुछ सदस्यों के साथ नीचे मैदान में सैर कर रहा था। जब वो स्तंभ के पास से गुजरा तो मेयर ने आंख उठाकर मूर्ति को देखा। हे भगवान, ये हैप्पी प्रिंस कितना भद्दा लग रहा है, वो बोला। बहुत ही भद्दा, सचमुच। नगर पार्षदों ने कहा, जो मेयर की बात से हमेशा ही सहमत रहते थे। सभी मूर्ति को देखने ऊपर गए। उसकी तलवार में जड़ा रूबी गिर गया है, उसकी आंखों की मणियां भी गायब हैं और अब सोने के पत्ते भी नहीं रहे। मेयर बोला, यह तो कोई भिखारी जैसा लग रहा है। एकदम भिखारी, नगर पार्षदों ने कहा। और ये क्या, ये इसकी टांगों के पास मरा हुआ पक्षी भी पड़ा है। मेयर बोलता रहा, हमें घोषणा कर देनी चाहिए कि पक्षियों को यहाँ मरने की अनुमति नहीं है। और क्लर्क मेयर के सुझाव को नोट कर रहा था। इस तरह मेयर और उनके पार्षदों ने हैप्पी प्रिंस की मूर्ति को उतरवा दिया। क्योंकि मूर्ति अब सुंदर नहीं रही, इसलिए अब वो उपयोगी भी नहीं रही, यूनिवर्सिटी के आर्ट्स प्रोफेसर ने कहा। फिर उन लोगों ने मूर्ति को भट्टी में गलाया। कितनी अजीब बात है, ढलाई घर के मजदूरों के ठेकेदार ने कहा। ये लीड का बना दिल तो भट्टी में ही नहीं गलता, फेंक दो इसे। इसलिए उन्होंने कूड़े के ढेर पर हैप्पी प्रिंस के दिल को फेंक दिया, जहां वो पक्षी भी पड़ा था। ऊपर स्वर्ग में कुछ यूं हो रहा था। इस शहर से मुझे 2 सबसे कीमती चीजें ला कर दो, भगवान अपने एक फरिश्ते से कह रहे थे। और फरिश्ता भगवान के पास लीड का एक दिल और एक बेजान पक्षी उठा लाया। भगवान ने उन दोनों चीजों को अपने हाथ में लिया और थोड़ा मुस्काए और अपने फरिश्ते से कहा, तुमने बिल्कुल सही चीज चुनी है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।